हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम ज्योग्राफी के नेक्स्ट क्लास को कवर करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे जो हमारा सन है उसका आंतरिक स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, जो हमें सूरज दिखाई देता है, बेसिकली सूरज क्या है, एक तारा है। क्योंकि हम सेकंड क्लास में सीख चुके हैं कि सूर्य भी क्या था, एक तारा था। और कौन सा तारा था, लाल या पीला, तो पीला। और पीले में कौन सा था, बौना तारा। ठीक है, तो बौने तारे भी कहीं होते हैं ना। और ये लाल पीला काला भूरा ये रंग किस पे डिपेंड करता था, नीला, ये डिपेंड करता था टेम्परेचर पर। जितना अधिक टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे कलर का चेंज होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमें जो पृथ्वी पर जो एनर्जी मिलती है, हमें जो ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से हम जीवित रह पाते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और उन पेड़ पौधों पर हम आश्रित हैं। ठीक है, और सारे जीव भी क्या है, सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। क्यों, क्योंकि वहाँ से एनर्जी आती है। ठीक है, उसी एनर्जी से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है पौधों में, और उन पौधों पर क्या है, मनुष्य निर्भर है। क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि ये जो सूरज है या सूर्य है, सन है, इसके अंदर एनर्जी का सोर्स क्या है। और इससे पहले हम जान चुके हैं सेकंड क्लास में कि सूर्य भी एक तारा है, और तारे के अंदर एनर्जी का सोर्स क्या था। जब कोई तारा बन जाता है, जब कोई पिंड तारा बन जाता था, तो उसके अंदर स्वतः ऊर्जा उत्पन्न करने का गुण आ जाता है। और वो किस वजह से आता है, नाभिकीय संलयन की वजह से। और नाभिकीय संलयन का क्या मतलब था, हाइड्रोजन का हीलियम के अंदर क्या होना, चेंज होना। हाइड्रोजन का जलना किस में, हीलियम के अंदर। और जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती है तो उससे अपार मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्लियर। तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। तो यही था इसकी तारे की क्या था, एनर्जी का सोर्स। और हम कहते हैं कि सूर्य भी एक क्या है, तारा है। क्लियर। आपके सामने जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये सूरज की क्या है, एक अनुप्रस्थ काट का चित्र है। इसको समझिए पहले। आपको पता है सूर्य भी क्या है, एक एनर्जी का गोला है, वृत्त नहीं है, गोला। ठीक है, गोला समझते हो ना। देखिए एक गोला है, ये वृत्त है। ठीक है, क्यों, ये होता है 2D और ये होता है 3D। 3D का क्या होता है, मतलब इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। यानी ऊंचाई कैसे, ऐसे ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ रहे हो, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर की तरफ बनाना संभव नहीं है, तो हम इस वजह से इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। क्लियर। यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो वो क्या कहलाता है, आपका 3D। ठीक है। और 2D में क्या हो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो बस, वो क्या कहलाता है 2D। जो हमारा सूरज है यानी जो सन है वो क्या है, 3D है। 3D का मतलब आगे भी होगा, ये पीछे भी होगा। जैसे आप कल्पना कर सकते हो फुटबॉल, सिंपल सी बात। तो फुटबॉल भी क्या है, 3D है। आप देखेंगे चारों दिशाओं में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अध्ययन की दृष्टि से, इसकी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक पार्ट काट लेते हैं और उसको बेस बनाकर हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो ये पार्ट काटा हमने, यानी इतना पार्ट काटा, यही पार्ट कहलाता है इसका, यही भाग कहलाता है अनुप्रस्थ काट का चित्र। ठीक है, तो आप देखेंगे यही चीज़ मैंने यहाँ बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने क्या यहाँ डॉट डॉट कर दिया कि ये इधर भी है, पीछे भी है, आगे भी है, आपके आगे की तरफ भी है। क्यों, क्योंकि ये 3D है, ये क्या है, 3D है। और इस जो 3D है, इसी का हमने क्या किया, एक भाग काट लिया। जैसे आप अर्थ में पढ़ते हैं ना, अर्थ भी क्या है, गोल है। ठीक है, तो उसका हम एक अनुप्रस्थ काट का चित्र ऐसे काट लेते हैं और फिर उसको हम भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, फिर उसके आधार पर हम उसकी स्टडी करते हैं। क्लियर। जैसे हमारे पृथ्वी में क्या होती हैं, 3 लेयर्स पाई जाती हैं। आपका कोर होता है, मैंटल होता है, क्रस्ट होता है। सेम हमारे क्या होता है, सूर्य के अंदर भी क्या होती हैं, 3 लेयर्स पाई जाती हैं। कोर, ठीक है, जिसमें जो सबसे भीतरी जो लेयर होती है, जो सबसे भीतरी परत होती है वो होती है कोर। उसके बाद होता है रेडिएटिव जोन। ठीक है, ये रेडिएटिव जोन का मतलब यहाँ से क्या होगा, रेडिएशन निकलेगी। ठीक है, यानी ये रेडिएशन की परत है, यानी यहाँ से क्या होगा, रेडिएशन क्या होगी, जनरेट होगी। अब वो रेडिएशन कहाँ से आएगी, यहाँ पे रेडिएशन कहाँ से आएगी, यहाँ पे रेडिएशन कहाँ से आएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कहाँ से आएगी, कोर से आएगी। ठीक है, उसके बाद है कनेक्टिव जोन। ठीक है, तो जो कनेक्टिव जोन है, जो यानी सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है, आपको ये तीनों क्रम याद रखने हैं। ठीक है, आपसे क्रम भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए सबसे अंदर की परत क्या है, कोर। उसके बाद क्या है आपका रेडिएटिव जोन। उसके बाद क्या है आपका कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, तो कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, यानी सबसे बाहरी परत क्या है, कन्वेक्टिव जोन। उसके नीचे क्या है, रेडिएटिव जोन। उसके बाद नीचे क्या है, कोर। ठीक है, अब देखिए हम कहते हैं कि सूर्य क्या है, एक एनर्जी का गोला है, एनर्जी जनरेट हो रही है, यानी सूर्य से ही हमें प्रकाश मिलता है। और प्रकाश क्या है, बेसिकली प्रकाश क्या है, अच्छा प्रकाश बताइए, तरंग है या कण। ठीक है, फिर इसके अंदर की स्टडी करते हैं। प्रकाश क्या है, तरंग है या कण, वेव है या पार्टिकल्स।
ठीक है। तो प्रकाश क्या है, दोनों है, वेव भी है और पार्टिकल्स भी है, यानी कण भी है और तरंग भी है, ठीक है। और इन दोनों का जो मुख्य रूप होता है उसको हम बोल देते हैं कि जो प्रकाश है वो क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो विशेषता होती है ये वो होती है कि उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। पहले आप तरंग को समझ लीजिए, आई थिंक आपको तरंग नहीं पता होगा तरंग क्या होता है। तरंग तो आप भी उत्पन्न कर सकते हो, ठीक है। देखिए कोई भी कण, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी कण अगर अपनी माद स्थिति ठीक है, अपनी माद स्थिति के दोनों ओर कंपन करे, यदि इस ब्रह्मांड का कोई भी कण अगर वो अपनी माद स्थिति के दोनों ओर, माद स्थिति क्या होगी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, कोई भी, यानी ऐसे ऐसे, जैसे वाइब्रेट होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे। तो कोई भी कण, इस पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ मैं, अब ब्रह्मांड में आप समझ सकते हो कि क्या क्या आता है। कोई भी कण इस ब्रह्मांड के अंदर अगर अपनी माद स्थिति के ऊपर नीचे कंपन करेगा तो उससे तरंग पैदा होगी ही होगी, वही कहलाता है तरंग। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो तरंग क्या होती है, कोई भी कण अगर अपनी माद स्थिति, जैसे ये कण है, अपनी माद स्थिति क्या होगी, ऐसे माद स्थिति के दोनों ओर कंपन करे, माद स्थिति के दोनों ओर कंपन करे, तो उससे हमेशा याद रखेंगे तरंग यानी वेव उत्पन्न होगी ही होगी। क्लियर, ठीक है। तो प्रकाश को लेकर भी क्या था, शुरू में बहुत ही धारणाएं थी, जैसे कि लाइट को लेकर, कि लाइट क्या था बेसिकली, अगर मैं कहूँ कि प्रकाश क्या है तो आप कहते हैं सर ऊर्जा का एक सोर्स है। तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। तो लाइट को लेकर भी ये कई वो थे थॉट थे कि लाइट क्या है, कि एक तरंग माने लाइट को या कण माने, ठीक है। क्योंकि जो लाइट है ना वो दोनों ही नेचर शो करती है, तरंग का नेचर भी शो करती है और कण का नेचर भी शो करती है। तरंग की जब हम लाइट को तरंग मानते हैं तो हम उसके व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या करते हैं, और जब कण मानते हैं तो हम उसके अपवर्तन की यानी परावर्तन की व्याख्या करते हैं, ठीक है। ये तो लाइट में आप सीखेंगे पूरा डिटेल में, पर अभी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए अब जो तरंग होती है, तरंग आपको पता चल गया क्या होता है, ठीक है। तरंग जो बेसिकली होती है, तरंग को चलने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कोई ना कोई सोर्स चाहिए उसको चलने के लिए, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ठीक है। अब जरा तरंग की भी नेचर होती है, यानी तरंग को अगर हम देखें तो वेव जो तरंग होती है वो दो टाइप की होती हैं, एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो तरंग भी क्या होती है, दो टाइप की होती है, अनुप्रस्थ और दैर्ध्य। और तरंग की जो विशेषता होती है उसको चलने के लिए क्या चाहिए, एक माध्यम चाहिए, ठीक है। अब जरा समझना, अनुप्रस्थ का मतलब होता है जो क्या हो, तरंग ऐसे चले, ऐसे मतलब ये होता है गर्त और ये होता है सरंग, जो ऊपर होते हैं उसको ऊपर होता है सरंग और नीचे होता है गर्त, ऊपर क्या होता है सरंग, नीचे क्या होता है गर्त, ठीक है। तो जो तरंग सरंग और गर्त का निर्माण करते चलती है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। जैसे प्रकाश, ठीक है, प्रकाश क्या है, तरंग है, तरंग में कौन सी है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। और प्रकाश को हम क्या मानते हैं, एनर्जी का सोर्स, और एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता। और ये एनर्जी आई कहाँ से, सूर्य से। और सूर्य में एनर्जी कहाँ से आई, तो आप कहेंगे नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन में क्या हुआ, हाइड्रोजन का जी हीलियम के अंदर क्या हुआ, संलयन हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, नष्ट हुआ, यानी हाइड्रोजन का संलयन किस में हुआ, हीलियम में। और जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तो उसमें अपार मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमने तरंग का नेचर देखा, अनुदैर्ध्य, ठीक है। अनुदैर्ध्य जो तरंग होती है वो कैसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे, यानी आगे पीछे ऐसे 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 करते चलेगी, ऐसे ऐसे, ना कि सरंग और गर्त का निर्माण करेगी, ठीक है। सरंग और गर्त का निर्माण नहीं करती, वो कैसे चलती है, ऐसे ऐसे, यानी जो ये पार्टिकल है ये यहाँ जाएगा फिर पीछे आ जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ का देखिए, इसको समझ लीजिए पहले, मान लीजिए ये पार्टिकल्स रखे हैं किसके, वायु के, ठीक है, वातावरण के यानी वायु के हमारे क्या है पार्टिकल्स रखे हुए। अगर वो अनुदैर्ध्य तरंग होगी तो कैसे चलेगी, देखिए ये पार्टिकल क्या करेगा, इसको फोर्स मारेगा और फिर दोबारा पीछे आ जाएगा, फिर ये इसको फोर्स लगी तो ये आगे चला जाएगा, यानी इसको एनर्जी मिली तो ये आगे चला जाएगा, फिर जितनी एनर्जी मिलेगी उतना आगे जाएगा। अगर ज़्यादा एनर्जी मिली तो ज़्यादा आगे जाएगा, कम एनर्जी मिली तो कम आगे जाएगा, ठीक है। तो आगे जाएगा फिर पीछे आ जाएगा, फिर ये पार्टिकल इसको मारेगा, ये पीछे आ जाएगा, फिर ये ऐसे करते करते ऐसे एक दूसरे को फोर्स मारते मारते, मतलब क्या होगा, अपनी माध्य स्थिति के आगे नहीं, यानी जो ये पार्टिकल है ये यहाँ नहीं चला जाएगा,
ठीक है, ये यहाँ नहीं, ये यहीं रहेगा, ये क्या करेगा बस इसको फोर्स मार के पीछे आ जाएगा। ये वाला पार्टिकल यहाँ नहीं चला जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये इसको फोर्स मार के पीछे आ जाएगा। ये पार्टिकल यहाँ नहीं जाएगा, ये फोर्स मार के पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये तो पूरा हम तरंग के चैप्टर में साइंस का टॉपिक है ये, इसको मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपका फिजिक्स आपका अगर डब्बा है तो आप बता देना, मैं आपको फिजिक्स भी सिखा दूंगा। पहले पर जीएस का जो पोर्शन है एचसीएस के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम की नेचर के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो देखिए ये जो अनुदैर्ध्य होती है, जो यानी पार्टिकल होते हैं वो गति नहीं करते, यानी वो ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से बस इसको धक्का मारेगा और वापस आ जाएगा, फिर इसको एनर्जी मिली, इसको धक्का मारेगा वापस आ जाएगा। ठीक है, सब अपना अपना काम करते रहते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है आपकी ध्वनि यानी साउंड। ठीक है, तो ध्वनि को हम अनुदैर्ध्य तरंग के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो तरंग होती है, तरंग को चलने के लिए आपको माध्यम जरूरी ही चाहिए, बिल्कुल माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के तरंग नहीं चल सकती। और माध्यम मीडियम क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा समझना, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर उसका एक वातावरण है, वायुमंडल है, जिसमें गैसें पाई जाती हैं। तो वो क्या है, जो गैसें पाई जाती हैं वो क्या है, गैस है, तो वो भी क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, पर जैसे ही हम वायुमंडल को क्रॉस करते हैं तो वहाँ तो क्या आता है, स्पेस आता है। और स्पेस का मतलब क्या हुआ, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ कुछ भी ना हो, कोई माध्यम ना हो, कोई गैस ना हो, कुछ ना हो, वो क्या कहलाती है, वैक्यूम। सीधी सी बात है। तो स्पेस के अंदर तो वैक्यूम होता है ना, तो वैक्यूम के अंदर ध्वनि कैसे चलेगी, वैक्यूम के अंदर तरंग कैसे गति करेगी। अगर हम प्रकाश को तरंग मानते हैं, यानी अगर हम लाइट को तरंग मानते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, चलो यहाँ तक अगर प्रकाश आता है तो हम कहते हैं कि ठीक है भाई, ये आपकी बात सही है, क्योंकि अगर आप प्रकाश को तरंग मानते हो तो हमारे वायुमंडल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वायुमंडल के अंदर क्या है, गैसें हैं, तो गैसें तो एक माध्यम हो गया ना चलने के लिए। पर जैसे ही वायुमंडल को क्रॉस करते हो तो यहाँ तो वैक्यूम है ना, यहाँ तो स्पेस है, और ये सूर्य है। अगर सूर्य से क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है, जो लाइट आ रही है यानी तरंग के रूप में, तो यहाँ से यहाँ तक वो कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ चलो मान लीजिए यहाँ तो तक क्या था, वैक्यूम था, और वैक्यूम में चलने के लिए तो क्या होता है, माध्यम की जरूरत चाहिए तरंग को। ठीक है, एक एग्जांपल वो समझिए, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और एक दोस्त आपका यहाँ खड़ा है, आप इससे क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आप इससे बातें कैसे कर रहे हैं, आप बोल के कर रहे हैं, मतलब आप साउंड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य क्या है, तरंग है, और तरंग को चलने के लिए माध्यम है। देखिए आपके और इसके बीच में जो माध्यम है वो क्या है, आपके और इसके बीच में माध्यम क्या है, गैस, एयर, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने कुछ बोला, तो यहाँ जो वायु के कण थे, उसने क्या किया, आपने जो बोला यहाँ से एनर्जी जनरेट हुई, यहाँ पे इसने इसको दी, और इसको धक्का मार के अपनी स्थिति में आ गया, यानी जो इसकी पोजीशन थी ना कण की, इसको अगले वाले को धक्का मार के पुश करके अपनी पोजीशन में आ गया वो। ठीक है, सेम इसको धक्का दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर जाकर आपके दोस्त के कानों तक सुनाई दी। ठीक है, ये तो था जब यहाँ माध्यम है। आप क्या करिए, यहाँ से माध्यम हटा दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, निर्वात कर दीजिए। ठीक है, और आप यहाँ डीजे बजाएं, कुछ भी करें, ढोल बजाएं, आप कुछ भी करें, जो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है ना, वो तो बिल्कुल ही म्यूट पे रहेगा। म्यूट का मतलब ऐसे ऐसे हाथ ही लाता रहेगा। ठीक है, उसको कुछ सुनाई नहीं देने वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ वैक्यूम है। ठीक है, तो यानी कोई भी चीज़ है, अगर तरंग जिसको हम मानते हैं, तो उसको चलने के लिए, उसको गति करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। और माध्यम ठोस, द्रव, गैस हो सकता है, वो बाद की बातें हैं, वो तो हम देखेंगे कि कैसे स्टील के अंदर, लोहे के अंदर ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है, तो वो तो बाद की साइंस की बातें हैं। ठीक है, यहाँ हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपकी ज्योग्राफी तक सीमित रहो। ठीक है, तो ऐसे ही जब लाइट को लेकर दिक्कत थी, लाइट भी तरंग माने या कण माने। ठीक है, अब देखिए, जो अगर कण मानते हैं, कण का मतलब क्या हुआ, कोई पार्टिकल। अब अगर उसको कण मानते हो तो उसका क्या होगा भाई, द्रव्यमान भी होगा ना, मास भी होगा, सीधी सी बात है। अगर आप किसी को कण मानते हो तो उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान, क्योंकि जो लाइट की कुछ घटनाएं थी प्रकाश की, जैसे कि परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, आप क्या करिए, आप यहाँ एक ब्लैक बोर्ड लीजिए, पत्थर लीजिए, क्योंकि पत्थर भी तो क्या है, कण से मिलकर बना है। आप पत्थर को क्या करिए, यहाँ ब्लैक बोर्ड में मारिए, तो क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि ब्लैक बोर्ड को चीर के चला जाएगा, टकरा कर वापस आ जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनकी हम कण को लेकर हम उसकी व्याख्या कर पा रहे थे। शुद्धतम प्योरेस्ट रूप में हम अभी भी ये नहीं कह सकते क्लियरली कि प्रकाश तरंग है या कण है। ये दोनों नेचर शो करता है, कहीं ये तरंग की नेचर शो करेगा, कहीं ये कण की नेचर शो करेगा। इसी वजह से हम इसका जो प्रकाश होता है इसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, जिसका नाम है आपका क्या होता है, जिसका नाम होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, और फिर हमने लिख दिया तरंग। ठीक है, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती बस। ठीक है, इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये आपका स्पेस में, आपका वैक्यूम में, निर्वात में भी आराम से चल सकता है। ठीक है, तो प्रकाश को लेकर जो समस्या थी कि ये तरंग माने या लाइट कण माने, तो वो दूर होगी। वैज्ञानिकों ने क्या रख दिया इसका नाम, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आप इसको आप कहीं माध्यम में भी गति करेगी, क्योंकि जो प्रकाश है वो माध्यम में भी गति करेगा और निर्वात के अंदर भी गति करेगा। क्लियर। तो अब देखिए इसका यहाँ पे क्या संबंध था, जरा समझना। तो यहाँ देख लिया आपने कि अनुप्रस्थ काट का चित्र क्या था। ठीक है, तो इसका जो सबसे अंदर की परत होती है सूर्य की, सन की, उसको बोलते हैं हम कोर। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी एनर्जी जो जनरेट होती है वो कोर से ही होती है। ठीक है, यानी एनर्जी का जनरेट होने का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा का उत्पन्न होने का मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो किस में चेंज हो रहा है, हीलियम में। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जो नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, कोर में, सबसे ज़्यादा कोर में। अब जरा समझना कोर में क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब आप बताइए कि टेम्परेचर क्यों ज़्यादा है। ठीक है, अब कल्पना करिए आप एक ऐसे गोले के अंदर हैं, आप इसको गोला समझिए, समझ रहे हो ना। आप मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, जहाँ भी आप रूम में बैठे हैं, अपने रूम को 2 मिनट के लिए क्या समझ लीजिए, गोला समझ लीजिए। ठीक है, यानी आप जहाँ भी बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, अपने आप को समझ लीजिए कि आप एक गोले के अंदर हैं। ठीक है, और गोले का मतलब चारों तरफ से, सर्कल नहीं, गोला 3D, समझ रहे हो ना, चारों तरफ से। और आप केंद्र में बैठे हैं, और केंद्र में आप बैठे हैं तो आपके ऊपर चारों तरफ से क्या लग रहा है, दबाव लग रहा है। चारों तरफ से क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से। तो जो केंद्र में चीज़ होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, सीधी सी बताइए। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी वजह से क्या होता है, कोर के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, और पूरे सूर्य के अंदर सिर्फ 2 ही गैसें हैं मुख्य रूप से, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ऐसा हो सकता है कि कहीं पर हीलियम ज़्यादा हो, कहीं पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे जो कोर वाला हिस्सा है इसमें क्या होता है, हीलियम क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो आपका कन्वेक्टिव जोन है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होती है, ज़्यादा होती है, हीलियम कम होती है। क्लियर। तो पूरा जो सन है हमारा वो हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है, एक गोला है, एनर्जी का सोर्स है। और एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है, सेम जो तारे के अंदर प्रोसीडिंग बताई थी ना मैंने आपको, कि हाइड्रोजन किस में जल रही है, हीलियम में, यानी हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है हीलियम के अंदर। हाइड्रोजन के वो कैसे होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जो उसके 3 समस्थानिक थे, वो कैसे अभिक्रिया करते हैं वो सारा बताया था। और कैसे दोनों में यहाँ एनर्जी का जो एनर्जी उत्पन्न करने का जो मुख्य कारण क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम। यानी जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा था तो दोनों के द्रव्यमान में क्या आ रहा था, अंतर आ रहा था। दोनों के याद करिए, मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए अगर आप अभी आप नए हैं ना तो आप जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे वैसे फॉलो करते चले जाएं। आप पूरी क्लास देखा करें और शुरू से देखें। अगर आप आज से देखना स्टार्ट किया ना आपने, कोई बात नहीं, आप शुरू से देखें। ये लेक्चर आप बाद में देख लेना, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 घंटे का काम है, आराम से हो जाएगा काम। पहले क्लास को पूरा ध्यान से देखें, फिर उसमें समझाने का क्या प्रयास किया गया है, उसके बाद नोट्स तैयार करें। एज इट इज़ नोट मत तैयार करना, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं। क्लियर, कोई फ़ायदा नहीं अगर एज इट इज़ नोट्स तैयार करोगे। क्लियर। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम के अंदर। जैसे ही हाइड्रोजन का संलयन होगा हीलियम के अंदर, तभी क्या होगी, अपार मात्रा में एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। तो ये है आपकी कोर की विशेषताएं। इसमें हीलियम ज़्यादा है और जितनी भी नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है वो आपकी कोर के अंदर ही होती है। ठीक है, तो कोर में ही क्या होगी, एनर्जी आपकी जनरेट होगी। क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है रेडिएटिव जोन। ये रेडिएटिव जोन क्या करेगी, रेडिएशन को क्या करेगी, निकालेगी, यानी विकिरण को क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी। और यहाँ रेडिएशन कहाँ से आई, तो जो एनर्जी है वो भी क्या है, रेडिएशन ही है, यानी विकिरण ही है। ठीक है, तो यहाँ कोर के अंदर जो एनर्जी जनरेट हुई थी, वो रेडिएटिव जोन के माध्यम से क्या करेगी, बाहर की ओर निकलेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रेडिएटिव जोन की आपकी विशेषताएं। उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। जो कन्वेक्टिव जोन है वो बेसिकली किसका बना हुआ है, कोशिकाओं का। ठीक है, यहाँ मैंने सिर्फ यहाँ बना के दिखाया है,
ऐसा है कि ये पूरा है चारों तरफ। अब ये 3D है, कल्पना करिए चारों तरफ है, ठीक है। ऐसे ऐसे सेल क्या है, चारों तरफ है, ठीक है, चारों तरफ। तो जो बाहर की जो सूरज की सबसे बाहरी परत है वो क्या है, सेल की बनी हुई है, और सेल में क्या है, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इसमें सेल में क्या पाई जाएगी, ज़्यादा क्या पाई जाएगी, हाइड्रोजन, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि हमारी पृथ्वी की 3 परतें थी, वैसे ही क्या है, सूरज की भी क्या है, 3 परतें हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी का हम त्रिज्या व्यास निकालते हैं, सेम हम सूरज का भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम सूरज के व्यास की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, सॉरी इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, रेडियस, ठीक है। तो सूरज का जो रेडियस आता है, यानी सन का जो रेडियस आता है वो कितना आता है, 6,96,340 किलोमीटर, ठीक है। 6,96,340 किलोमीटर क्या है इसका, आपका त्रिज्या है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी से कितना बड़ा है। पृथ्वी की त्रिज्या तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, ठीक है। अगर हम इसकी त्रिज्या देखें, यानी यहाँ से लेकर रेडिएटिव जोन के तक, तो हम पाते हैं 5,56,800 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, ठीक है। अगर हम कोर की त्रिज्या देखें, ओनली कोर कितने, यानी कोर हमारा कितने भाग में फैला हुआ है, केंद्र से लेकर, ये इसका क्या है, केंद्र यानी नाभिक, ठीक है। इसका क्या है, नाभिक। तो नाभिक से अगर हम कोर का देखें कि कोर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो 1,74,000 किलोमीटर तक क्या है, सूरज का कोर है। और इसी 1,74,000 किलोमीटर के अंदर क्या हो रही है, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जल रहा है, किस में, हीलियम में। और कब तक जलेगा ये, ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक चलेगा। मैंने आपको कहा था ना कि कभी ना कभी इसका हाइड्रोजन पूरी तरह हीलियम में कन्वर्ट होगा, फिर ये क्या बनेगा, वाइट ड्वार्फ बनेगा। तो जैसे ही वाइट ड्वार्फ बनेगा तो कुछ समय के बाद ये क्या होगा, जब हाइड्रोजन पूरी तरह जल जाएगी तो ये ब्लैक ड्वार्फ की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे ही ब्लैक ड्वार्फ की श्रेणी में आएगा तो ये अंदर की ओर यानी कोर की तरफ क्या होगा, तेजी से संकुचित होगा। और जैसे ही तेजी से कोर के अंदर संकुचित होगा तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा और बाहर की ओर क्या होंगी, प्रभावी तरंगें निकलेंगी। यानी यहाँ से बाहर की ओर क्या होंगी, प्रभावी तरंगें निकलेंगी। जैसे ही प्रभावी तरंगें निकलेंगी तो जो ऊपर की परत है इसको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, तोड़ देगी, विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे सूर्य का अंत होगा। वो हमने तारे वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ा था। क्यों तारा क्यों कह रही हैं, तो सूर्य भी क्या है, तारा ही है, क्लियर। अब देखिए, ये तो है सूर्य। आप लोग पृथ्वी पे बैठे हैं, हम लोग पृथ्वी पे बैठे हैं, यानी अर्थ पर बैठे हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि अर्थ से हम सूर्य का क्या देख सकते हैं, कौन सा भाग देख पाएंगे, कोर देख पाएंगे, इम्पॉसिबल। रेडिएटिव जोन देख पाएंगे, इम्पॉसिबल, ठीक है। कन्वेक्टिव जोन देख पाएंगे, इम्पॉसिबल। आप कन्वेक्टिव जोन को भी नहीं देख सकते, ठीक है। आप अर्थ पर बैठे हुए सिर्फ किसको देख सकते हैं, चाहे आप हाईटेक कैमरे लगा लीजिए, सिर्फ हम किसको देख सकते हैं, आप जो कन्वेक्टिव जोन है ना उसकी सिर्फ सरफेस को देख सकते हैं। ये इसकी क्या है, लेयर, यानी ये किसकी क्या है, सरफेस। इस सरफेस को देख सकते हैं, सिर्फ हम किसको देख सकते हैं, इस सरफेस को देख सकते हैं। और इस सरफेस का नाम क्या है, फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पृथ्वी से सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो आप कहेंगे प्रकाश मंडल, क्लियर, ठीक है। तो पृथ्वी से हम क्या देख सकते हैं, पृथ्वी से यानी सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर होता क्या क्या है। ये तो आपने पूरा स्ट्रक्चर जान लिया, ठीक है। अब इसके अंदर की प्रोसीडिंग क्या होती है, कैसे कोर में क्या घटनाएं होंगी, रेडिएटिव जोन में कैसे होगा, क्या होगा समझते हैं, ठीक है। तो ये आपने त्रिज्याएं देख ली, इसकी रेडियस देख लिया, ठीक है। ये सारा नोट कर लेना है। आप इसका ना मैप बना लेना, जैसे चित्र है ना, पूरा चित्र बनाकर जो जो मैं बता रहा हूँ ना उसको नोट करते चले जाना, क्लियर। देखिए ये जो कोर है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जो एनर्जी बन रही है, वो कहाँ बन रही है, कोर के अंदर। कोर के अंदर कैसे बन रही है, हाइड्रोजन का हीलियम में क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है। जैसे ही हाइड्रोजन का हीलियम में जो संलयन होता है उससे जो, देखिए कोर में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है किसके अंदर, हीलियम के अंदर, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तो उससे क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है, एनर्जी क्या होती है, बनती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। अब ये एनर्जी है क्या है, एनर्जी कैसे क्या होगा, रेडिएटिव जोन के जरिए क्या होगी, बाहर आएगी, ठीक है। और रेडिएटिव जोन से कहाँ आएगी, कन्वेक्टिव जोन में। कन्वेक्टिव जोन से क्या आएगी, हमारे वायुमंडल के या कहीं सूर्य के वायुमंडल में, और फिर सूर्य से क्या होगा, पृथ्वी के 9 ग्रहों तक जाती है, ठीक है। कहीं पे कम जाएगी, कहीं पे ज़्यादा जाएगी, वो बाद का मैटर है, ठीक है। पर जाती तो सभी को है, ठीक है। क्योंकि जब सूर्य को मुखिया मान लिया है हमने, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी और दूसरे ग्रह क्या उसकी संतानें हैं। तो एक घर का मुखिया ऐसा तो है नहीं, किसी को ज़्यादा देगा कम देगा, वो मजबूरी हो सकती है, ठीक है। पर देता तो सबको है, चाहे थोड़ा दे या कम दे, क्लियर। तो एनर्जी सबके पास जाएगी। अब यहाँ जो प्रश्न उठता है कि जो ये एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है ये कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में नहीं जाती। कॉन्टीन्यूअस का मतलब ये सतत रूप में नहीं जाती। जैसे ये सूर्य है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है।
तो इससे जो एनर्जी जनरेट हुई, एनर्जी का मतलब कैसे, एनर्जी समझ रहे हो ना, मतलब एनर्जी का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहता हूँ एनर्जी जनरेट हुई तो आपके माइंड में एकदम इमेज बननी चाहिए कि हाइड्रोजन का हीलियम में क्या हुआ, संलयन हुआ, ठीक है। और कहाँ हो रही घटना, ये कोर के अंदर, सूरज के कोर के अंदर, सूर्य के कोर के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है, तो वो जब अर्थ पे आती है, यानी जो पृथ्वी पे आती है, वो सतत नहीं आती, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती, वो क्या आती है, पैकेट में आती है। जैसे ही नाभिकीय संलयन की यहाँ अभिक्रिया हुई, ठीक है, तो एनर्जी का एक पैकेट बन गया, ठीक है। तो जैसे ही नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई, फिर एक पैकेट बन गया, 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 यानी क्या आती है, एक बंडल के रूप में आती है एनर्जी, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे ही सूरज में क्या हुआ, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हुई और जो एनर्जी पृथ्वी तक आई वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती, वो कैसे आती है, बंडल के फॉर्म में, ठीक है। कैसे आती है, बंडल के फॉर्म में, ठीक है। तो बंडल के फॉर्म में आती है, तो इसी को बंडल को साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है, फोटोन, ठीक है। ये मैक्स प्लांक ने बताया था, ये पूरा लाइट में बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। तो वो किस में आती है, फोटोन की फॉर्म में। तो फोटोन क्या है, तो फोटोन बेसिकली क्या है, आपका एनर्जी का बंडल, ऊर्जा का क्या है, बंडल। और ऊर्जा का बंडल ये कहाँ से आया, तो आप कहेंगे नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई कहाँ पर, सूर्य में, ठीक है। और सूर्य के किस भाग में, कोर में। और नाभिकीय संलयन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का हीलियम में नष्ट होना, ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में नष्ट होना, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो एनर्जी जो आती है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ना होकर क्या आती है, असतत रूप में आती है, अनकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आती है, यानी बंडल के रूप में आती है। जैसे कि यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई, एक बंडल बन गया, फिर नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई, एक बंडल बन गया, ये चलती रहती है क्रिया, ठीक है। अब जरा समझना, एक बंडल बनने में और फिर दूसरा बंडल बनने में एनर्जी का, ठीक है, यानी एक फोटोन और दूसरे फोटोन में कुछ ना कुछ तो समय रहा होगा, चाहे वो बहुत ही कम समय रहा हो, पर कुछ ना कुछ तो समय रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और वो समय, ये जो समय का जो गैप पड़ जाता है ना, ये गैप पड़ जाता है एनर्जी के बंडल में, दो एनर्जी के बंडल में जो गैप पड़ जाता है ना, ये गैप हमें दिखाई भी देता है। कैसे दिखाई देता है, जैसा समझना, आपने देखा होगा कि पहले भी क्या, अभी भी आप देख सकते हो, अगर आप एकदम ना ध्यान से थोड़ा सा आंखों को बंद करके और एकदम आप खोल के अपनी लाइट की तरफ देखेंगे, यानी जो आपके घर में बल्ब लगा हुआ है ना, बल्ब की तरफ देखना, ठीक है। तो जैसे ही आप बल्ब की तरफ देखोगे ना, तो आपको क्या दिखाई देगा, जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जो पहले 10 रुपये का जो बल्ब आता था ना, पहले आपने देखा होगा, जो 10 रुपये का बल्ब आता था 100 वाट का, आजकल तो एलईडी आती है ना, वो 10 रुपये का बल्ब आता था जो येलो कलर की रोशनी करता था, वो आपको पता है कि गर्मी भी जनरेट करता था, हीट भी जनरेट करता था और लाइट भी जनरेट करता था, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल दिखाई देता था, और इसमें भी दिखाई देता है, जो एलईडी है ना, इसमें भी दिखाई देता है। आप अपनी आंखों को एक बार बंद करके अचानक से एकदम खोलना, ठीक है, और थोड़े समय के लिए टिका के रखना एकदम बिना पलक झपके। तो आप क्या देखते हैं कि जैसे ये बल्ब है ना, तो बल्ब से क्या होता है कि आपको इस तरह प्रकाश दिखते आते हुए, इस तरह, ठीक है। तो ये जो गैप दिखाई दे रहा है ना, एक गैप दिखाई दे रहा है ना, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये जो बंडल बनते हैं ना एनर्जी के, ये बीच का जो समय रह जाता है, यानी एक बंडल बना फिर दूसरा बंडल बना, ये जो बीच का समय रह जाता है, वही चीज़ ये दिखाई देता है। तो आपने देखा होगा लाइट ऐसे, यानी इसको तो आप कैमरे में भी फील कर सकते हो। देख, मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर हो नहीं रहा, जैसे वाइब्रेट हो जाता है ना, समझ रहे हो ना, इसको समझ लो पहले, ठीक है। देखिए, समझ में आना ज़रूरी है। ये तो समझ में आ गया कि जो सूर्य का जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ना आकर बंडल की फॉर्म में आता है, जिसको मैक्स प्लांक क्या कहता है, फोटोन। ये फोटोन पूरा कॉन्सेप्ट प्रकाश में चैप्टर में पूरा डिटेल में बताऊंगा साइंस में। तो जो बंडल है, जैसे मान लीजिए यहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई सूर्य के अंदर, सूरज के अंदर, सन के अंदर, ठीक है। तो सन के अंदर जब नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई तो एक एनर्जी का पैकेट बन गया, ठीक है, फिर दूसरा एनर्जी का पैकेट बन गया। ये मेरा कहने का मतलब है कि जब एक एनर्जी का पैकेट बना और दूसरा एनर्जी का पैकेट बना, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ समय का गैप जरूर रहेगा, और वही गैप हमें यहाँ दिखाई देता है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, लाइट को अचानक से देखते हैं, तो हमें इस तरह दिखाई देगी कि इस तरह लाइट आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये जो गैप दिखाई दे रहा है ना, ये लाइट का जो गैप दिखाई दे रहा है, ये वही है जो बंडल के बीच में जो समय रह जाता है, एक बंडल एनर्जी का एक बंडल बनने के बाद दूसरा बंडल जब बनता है, उसके बीच का जो समय रह जाता है, वही दिखाई देता है। क्लियर। तो हमारे जो पृथ्वी पर जो एनर्जी आती है, वो किसके फॉर्म में आती है, बंडल की फॉर्म में, जिसको क्या कहते हैं हम, फोटान, ठीक है। अब देखना, ये जो फोटान है ना, ये फोटान में क्या होता है, एक तरंग नहीं होती, एक वेव नहीं होती, फोटान भी क्या है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसको चलने के लिए, इस फोटान को पृथ्वी पर आने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, इस विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर भी क्या होता है, 7 तरंगें शामिल होती हैं। ठीक है, 7 तरंगें शामिल होती हैं, जैसे गामा तरंग, ठीक है, फिर एक्स तरंग, फिर अल्ट्रावायलेट तरंग, फिर विजिबल लाइट, ठीक है, फिर आपका आती है इंफ्रारेड IR, ठीक है, फिर आती है आपकी माइक्रोवेव, फिर आती है रेडियो वेव। ठीक है, ये सारे क्या होता है, वेव लेंथ पर डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य पे, आवृत्ति पे डिपेंड करते हैं, वो बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझिए कि जो फोटोन आता है, फोटोन समझ गए हो, फोटोन क्या है, ऊर्जा का बंडल, ऊर्जा का गोला। ठीक है, बंडल, पैकेट, पैकेट भी बोल सकते हो, पैकेट भी बोला जाता है कहीं पर। तो ऊर्जा, एनर्जी का क्या होता है, पैकेट। और ये पैकेट कहाँ से आते हैं, सूर्य से। और सूर्य से कैसे जनरेट हुए, नाभिकीय संलयन की वजह से। नाभिकीय संलयन कैसे हुआ, हाइड्रोजन नष्ट हुई किसमें, हीलियम में, सीधी सी बात है। ठीक है, और इस फोटान को जब पृथ्वी पर आता है तो फोटान में 7 तरंगें होती हैं, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, IR, और आपकी माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, अब ये 7 तरंगे ना, इन 7 में से इसको छोड़कर, विजिबल लाइट को छोड़कर हमें कुछ नहीं दिखाई देता। आपको दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ आपको ये दिखाई देती है। अब इस विजिबल लाइट को भी जब हमने क्या किया, प्रिज्म में से गुजारा, इस विजिबल लाइट को भी जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हम देखते हैं इसमें भी 7 कलर हैं भाई। इसमें भी क्या है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, येलो, राइट, रेड वगैरह। ठीक है, तो वो भी फिर यानी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करेंगे कि इसका विचलन कैसे होगा, किसका विचलन कैसे होगा, लाइट में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसी 7 कलर के समूह को हम क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। बेसिकली हमें श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, श्वेत कोई कलर नहीं है, कभी आप इसको समझे कि वाइट, आप जैसे ये वाइट पेपर है ना, तो आप इसको श्वेत मत समझ लेना, श्वेत कलर नहीं है कोई, श्वेत इन 7 रंगों का समूह कहलाता है श्वेत प्रकाश। तो हमें सिर्फ ये विजिबल लाइट दिखाई देती है। पृथ्वी पर IR भी आता है, नो डाउट। ठीक है, ए नहीं आती, गामा नहीं आती, एक्स नहीं आती। ठीक है, विजिबल आता है, IR आता है, ये भी आते हैं, ये भी आती है। तो IR भी आता है। IR क्या करता है, IR आपका गर्माहट पैदा करता है। ठीक है, ये क्या करता है, गर्माहट। ठीक है, तो गर्माहट यानी गर्मी को जनरेट करता है। हमारा वायुमंडल किसकी वजह से गर्म रहता है, IR की वजह से। और IR फिर अंदर बात, अगर अंदर आ जाए क्वेश्चन कि कौन सा IR, क्योंकि IR दो होंगे ना, एक होगा पृथ्वी का और एक होगा सूर्य का। तो सूर्य के IR की वजह से नहीं, पृथ्वी के IR की वजह से, वो तो बाद में टेम्परेचर वाले में बता दूंगा। क्लियर। तो जो फोटोन आता है, फोटोन उसमें 7 तरंगे होती हैं, और 7 तरंगों में जो विजिबल लाइट होती है जिसमें 7 कलर होते हैं विबग्योर, यही श्वेत प्रकाश कहलाता है, यही हमें दिखाई देता है। क्योंकि प्रकाश भी क्या है, एक एनर्जी का ही तो गोला है, एनर्जी ही है प्रकाश भी, है ना। तो अब जरा समझना, तो ये जो कोर हुई, कोर के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई, एक तो हीलियम ज़्यादा है यहाँ, एक नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी का बंडल बना, एनर्जी के पैकेट बने, जिसको क्या कहा हमने, फोटोन कहा। और जब हम फोटोन को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो फोटोन में क्या होता है, 7 तरंगे होती हैं, गामा, एक्स किरण, ठीक है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, ठीक है, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, तो ये जो 7 तरंगे, या 7 तरंगे ना बोलकर मैं फोटोन बोल दूं तो क्लियर हो जाएगा कि फोटोन के अंदर ही क्या होती हैं, 7 तरंगे। ठीक है, समझे हो ना, ये फोटोन को अंदर समझ लोगे ना कि अगर मैं फोटोन बोलता हूँ तो उसके अंदर क्या होती हैं, 7 तरंगे होती हैं। क्लियर। तो इसी में विजिबल लाइट में ये विबग्योर होता है। तो ये जो फोटोन होता है, ये फोटोन क्या है, रेडिएशन है। ठीक है, एक क्या है, विकिरण है, एनर्जी है ना, तो विकिरण है। तो ये रेडिएटिव जोन के जरिए क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। रेडिएटिव जोन के जरिए क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। क्लियर। और जब रेडिएटिव जोन के जरिए जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो फिर क्या होगा, कन्वेक्टिव जोन में आएगा। और कन्वेक्टिव जोन के अंदर क्या होगा, ये रेडिएशन सेल के अंदर, ये जो सेल है ना, इस सेल के द्वारा क्या होती है, बाहर निकलती है। यानी ये जो एनर्जी निकल रही है ना, ये एनर्जी देखिए यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या निकल रही है, एनर्जी। और एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, फोटोन। ठीक है, तो फोटोन का मतलब समझ गए आप, ऊर्जा का बंडल। ठीक है, ऊर्जा का बंडल कहाँ बना, कोर के अंदर। कोर में कैसे हुआ, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज होना। ठीक है, क्लियर। और अगर मैं कहूँ ये घटना कब तक चलती रहेगी, यानी यहाँ पर संलयन की क्रिया कब तक चलती रहेगी,
जब तक हाइड्रोजन पूरी तरह से नहीं जल पाता, या आप कहें कि जो हमारा सूर्य है ना, तो जो हमारा सन है वो वाइट ड्वार्फ में चेंज नहीं हो जाता या ब्लैक ड्वार्फ में चेंज नहीं हो जाता, तब तक ये चलती रहेगी क्रिया, ठीक है। और रेडिएशन जोन का ज़्यादा काम नहीं है। रेडिएशन जोन का क्या काम है कि जो यहाँ पे एनर्जी जनरेट हुई, जो यहाँ पर रेडिएशन जनरेट हुआ, उसको यहाँ से निकालना है। यानी ये पूरा क्या है रेडिएशन जोन, यहाँ से क्या होगा बस तरंगे निकलेंगी, ठीक है। और उसके बाद तरंगे क्या होंगी, एक कन्वेक्टिव जोन में जाएंगी। कन्वेक्टिव जोन किसका बना हुआ है, सेल का। और इस सेल के अंदर जाकर इस सेल के अंदर से क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, इस सेल के अंदर से निकलेगी एनर्जी, और इस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया था, फोटोन। क्लियर, ये फोटोन कैसे बना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं सीधा कन्वेक्टिव जोन की तरफ। ये जो कन्वेक्टिव जोन था मैंने आपको बताया था, ये किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। और कौन सी सेल से, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन की सेल से। यहाँ क्या थी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, यहाँ ये सेल किसका बना होगा, हाइड्रोजन। क्यों, हाइड्रोजन ज़्यादा थी, हीलियम यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ हाइड्रोजन कम थी, यहाँ हीलियम कम है, यहाँ हाइड्रोजन क्या है ज़्यादा। तो ये जो सेल बने होंगे ये किससे बने होंगे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो अब इसकी कल्पना करिए, पहले इमेजिन करिए खुद को कि ये क्या है, गोला है, सूरज क्या है, गोला है, वास्तविक बात है। और ये हम सबसे बाहरी परत को देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के क्या है, सेल हैं छोटे छोटे। यहाँ ये सेल हैं जो यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों तरफ है इसकी सरफेस पर, ठीक है। यानी जो इसकी कन्वेक्टिव जोन है ना बाहर, चारों तरफ है। और इन्हीं सेल में से क्या हो रही है, एनर्जी क्या निकल रही है, जनरेट हो रही है। क्लियर, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जरा समझना, जैसे हमारी अर्थ होती है ना, जैसा हमारा पृथ्वी होता है, ठीक है, तो होता है या होती है एक ही बात है। तो जैसे हमारी अर्थ होती है तो उसका क्या होता है, एक वायुमंडल होता है ना, उसका क्या होता है, वायुमंडल होता है। क्यों, क्योंकि अर्थ का भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से वो वायुमंडल उससे क्या करता है, अटैच में रहता है। तो आपको पता है सौमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बरही मंडल, ठीक है, ये कई टाइप के मंडल होते हैं, ये तो बाद में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, यानी पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, हमारा वातावरण होता है, यानी उसका एक वायुमंडल पाया जाता है। सेम यहाँ पे भी यही कंडीशन होती है, यानी हमारे सन का भी एक क्या होता है, एक वायुमंडल होता है। यानी जो सन के जो चारों ओर जो वायुमंडल पाया जाता है, यानी इसके चारों ओर क्या होगा, कोई ना कोई क्या होगा, एक वायुमंडल पाया जाएगा, ठीक है। वायुमंडल क्या होगा, एक पाया जाएगा। तो सन के चारों ओर भी एक वायुमंडल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। तो क्रोमोस्फेयर कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है, सूर्य का वायुमंडल। क्लियर। और आपको पता है जो कन्वेक्टिव जोन थी सूर्य की, तो कन्वेक्टिव जोन की जो सरफेस है उसको हमने नाम दिया था फोटोस्फीयर। और अगर हम यहाँ का टेम्परेचर देखें तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कितना टेम्परेचर है आप समझ सकते हो, 6000 डिग्री सेल्सियस। और हमें पृथ्वी से, ये अर्थ थी हमारी, इस अर्थ से हमें सिर्फ प्रकाश मंडल ही दिखाई देता है, ठीक है। अब जरा आगे की स्टोरी समझते हैं। देखिए, यानी फोटोस्फेयर से जो एनर्जी जनरेट होती है, यानी जनरेट नहीं है, फोटोस्फेयर से जो एनर्जी क्या होती है, निकलती है और इसके वायुमंडल के अंदर जाती है, उसको बोलते हैं हम क्रोमोस्फेयर। तो क्रोमोस्फेयर क्या था, स्पेशली इसका सूर्य का एक क्या था, वायुमंडल। क्लियर। अब ये एनर्जी कब तक निकलती रहेगी, तो सीधी सी बात है, इसका सिंपल आंसर है कि जब तक नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहेगी, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का संलयन होता रहेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कभी कभी क्या होगा कि जो ये एनर्जी है कभी कभी क्या होती है, ज़्यादा निकलती है, कभी कभी क्या होती है, ज़्यादा निकलती है। और ज़्यादा निकलने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या होगा, कोर के अंदर क्या होगा, नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होगी, तेज़ी से हुई होगी, ठीक है, बहुत तेज़ी से हुई होगी। तो यही इसी वजह से हम कहते हैं कि कभी कभी क्या होगा, ये तेज़ी से निकलता है। यानी जो एनर्जी है, यानी जो ये सेल है ना, सेल, इस सेल में से जब एनर्जी कई बार क्या होता है, तेज़ी से निकलती है। और जब ये एनर्जी तेज़ी से निकलती है तो इसी को कहा जाता है आपका सौर ज्वाला, ठीक है। और इसी को सोलर फ्लेम भी बोलते हैं। और किसी किसी बुक में आपको सोलर विंड भी के नाम से भी मिलेगा, ठीक है, सोलर विंड के नाम से भी मिलेगा, सोलर स्ट्रॉम के नाम से भी मिलेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सौर ज्वाला, सौर फ्लेम एक ही बात है। यानी जब क्या होगा कि हमारे कोर के अंदर ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी, ज़्यादा हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होगा, तो जो सेल है यानी कन्वेक्टिव जोन की जो कोशिका है उससे क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा निकलेगी। और जब एनर्जी ज़्यादा निकलती है तो उस घटना को कहते हैं हम सौर ज्वाला या सोलर फ्लेम। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, जैसे कि ये सेल है, इस सेल के बीच में एक स्थान दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एनर्जी कहाँ से निकल रही है, देखिए
एनर्जी कहाँ से निकल रही है? यहाँ से। स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है, एनर्जी कहाँ से निकल रही है? सेल से। ठीक है, इसके बीच में एक खाली स्थान दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको पता है एनर्जी यहाँ जनरेट हुई, इसके जरिए इसमें आई कन्वेक्टिव जोन में, और कन्वेक्टिव जोन में जैसे ही आई तो सेल के जरिए क्या होगी? निकल गई, क्योंकि जो इसकी सरफेस है, कन्वेक्टिव जोन है, सारी किसकी बनी हुई है? कोशिका की बनी हुई है ना। मैंने यहाँ नहीं बनाया, वो खुद में अंडरस्टूड होंगे, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस सेल से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकलने का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा, और एनर्जी क्या हो रही है? निकल रही है। तो जैसे ही एनर्जी जब निकलती है तो उसके साथ यहाँ से कुछ गैसें भी क्या होंगी? बाहर निकलेंगी। कुछ गैसें भी क्या होंगी? बाहर निकलेंगी। समझ रहे हो? देखिए, ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य के यहाँ कन्वेक्टिव जोन के यहाँ क्या 2 सेल हैं। तो एनर्जी तो कहाँ निकल रही है? कहाँ से निकल रही है? सेल से। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एनर्जी निकल रही है सेल से। ठीक है, तो एनर्जी जब निकलेगी, एनर्जी पहले इसको समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, डाउट बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गैस कैसे निकल गई। आपके माइंड में आना चाहिए कि एनर्जी के साथ गैस कैसे निकल गई। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी निकल रही है, एनर्जी यहाँ से क्या हो रही है? निकल रही है। तो एनर्जी निकल रही है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? पावर ज़्यादा होगी। पावर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, तभी निकल रही है। अगर मैं कहता कि यहाँ पे एनर्जी आ रही है तो मैं क्या कहता, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ टेम्परेचर कम होता। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी निकल रही है। तो एनर्जी जब निकलती है तो एनर्जी अपने साथ, ऊर्जा अपने साथ क्या ले जाती है? कुछ गैसों को भी ले जाती है। एनर्जी जब निकलती है तो अपने साथ कुछ गैसों को भी ले जाती है। अब हम कहते हैं कि एनर्जी तो भाई सेल से निकलती है, यहाँ से, यानी जो यहाँ एनर्जी बनी थी ना, जो फोटान बने थे, सीधा एनर्जी ना बोले आप फोटान बोलें। ठीक है, जो क्योंकि खुद में अंडरस्टूड हो जाएगा, जो यहाँ से फोटान बने थे वो कन्वेक्टिव जोन से होते हुए इस सेल के बीच में से निकलेंगे। क्लियर? 2 सेल के बीच में फिर भी एक क्षेत्र खाली बच जाता है। ठीक है, तो जब एनर्जी इन सेल के बीच से निकलती है ना, ध्यान से सुना, जब एनर्जी इस सेल के बीच से निकलती है तो कुछ गैसें भी इस 2 सेल के बीच में से निकल जाती है। कुछ गैस भी क्या होती है? इन 2 सेल के बीच में से निकल जाती है। अब मेरे को बताइए कि ये जो गैस निकली है ना, ये कौन सी होगी? कौन सी होगी बताइए? ये गैस कौन सी होगी? जरा समझना, कौन सी होगी? ध्यान से बताना। स्वाभाविक सी बात है, कौन सी होगी? हाइड्रोजन होगी। क्यों हाइड्रोजन होगी? क्योंकि हमने पढ़ा ना, कन्वेक्टिव जोन के अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ हीलियम ज़्यादा है कोर के अंदर। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा? हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेगी। अब समझना, ये जो सेल से अनुप्रस्थ काट का चित्र बना लिया, किसका? कन्वेक्टिव जोन का। समझ गए ना? ये रेडिएशन जोन, एक और सेल से एनर्जी तो निकल गई, एनर्जी वापस नहीं आने वाली, फोटोन वापस नहीं आने वाला, फोटोन जो निकला है वो वापस नहीं आने वाला। और यहाँ से क्या हो गया? गैस भी निकल गई, एनर्जी तो वापस नहीं आने वाली। ठीक है, फोटोन एनर्जी वापस आने वाली नहीं है, फोटोन वापस आने वाला नहीं है। बट जो यहाँ गैस निकली है ना, यहाँ से गैस निकली है, यहाँ से गैस कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगी। और कहाँ से एंटर करेगी? इसी में से जहाँ से निकली है वहीं से एंटर करेगी। तो जहाँ से गैस निकली है वहीं से क्या करेगी? एंटर करेगी। बट एनर्जी नहीं एंटर करेगी। एनर्जी तो एक बार जनरेट होगी ना, वो तो फिर जाएगी आगे, पृथ्वी पे जाए, बुध पे जाए, शुक्र पे जाए, मंगल पे जाए, कहीं भी जाए। ठीक है, स्पेस में जाए, कहीं भी जाए, वो एनर्जी दोबारा वापस नहीं आने वाली। बट जो गैस निकली है ना यहाँ से एनर्जी के साथ साथ, क्योंकि एनर्जी का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर क्या थी? फोर्स थी। जैसे कोई चीज़ फोर्स, जैसे मान लीजिए आप कहीं पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप पानी में किसी पूरी फोर्स के साथ तैर रहे हैं तो पानी के साथ जो कुछ कण है या कोई भी पदार्थ है उसको भी तो क्या कर रहे हैं आप? उस अपने साथ लेके जा रहे हैं ना। तो जैसे ही एनर्जी यहाँ से तेज़ी से जा रही है तो उस अपने साथ जो यहाँ मटेरियल था, यहाँ मटेरियल क्या था? हाइड्रोजन, है ना, ज़्यादा क्या थी? हाइड्रोजन। तो उसको भी क्या कर रही है? वो निकाल रही है। तो एनर्जी तो वापस आने वाली नहीं है, बट गैस क्या होगी? जरूर वापस आएगी। वो कैसे आएगी समझना। अब देखिए कैसे वापस आने वाली है, समझना। एनर्जी कहाँ निकल गई? सेल के जरिए, और एनर्जी चली गई फिर वापस आने वाली। इन 2 सेल के बीच में जो गैप था, इसमें से क्या निकला? आपका गैसें निकली। और कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। आपको पता है कि जो प्रकाश मंडल है, फोटोस्फीयर है, उसका टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? बट जैसे ही ये गैसें जो यहाँ से गैसें निकलेंगी ना, देखिए जैसे इसके बीच में से मान लेते हैं हम, यहाँ से जो गैसें निकली और जैसे ये क्रोमोस्फेयर में पहुँचेंगी, क्रोमोस्फेयर क्या है? सूर्य का वायुमंडल। जैसे ये क्रोमोस्फेयर में पहुँचेंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी? ये गैसें जाकर
ठंडी हो जाएगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। यहाँ जाकर गैस क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखिए यहाँ जब ठंडी होगी ना, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 4000 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पर? क्रोमोस्फेयर में। क्लियर? जरा समझना। आप मान लीजिए यहाँ पर आग जली हुई है, ठीक है, आप आग के पास बैठे हैं, तो आपको जो टेम्परेचर फील होगा वो कैसा होगा? तेज़ होगा। आप यहाँ बैठ जाइए तो आपको टेम्परेचर कैसा होगा? अलग फील होगा। यहाँ बैठ जाइए, टेम्परेचर क्या होगा? अलग फील होगा। यहाँ बैठ जाइए, टेम्परेचर अलग फील होगा। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो गैस निकली थी जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस था, वो क्रोमोस्फेयर में जाकर 4000 डिग्री सेल्सियस क्यों रह गया? ठीक है, क्यों रह गया? समझ में आ गया? क्योंकि क्रोमोस्फेयर क्या है? सूर्य से तो दूर है, उसका वातावरण है ना, उसका वायुमंडल है, तो उससे तो क्या है? दूर है। जैसे आग से जितनी दूर जाते चले जाएंगे तो उसमें क्या होगा? हमें जो अनुभव होगा गर्माहट का वो क्या होगा? कम होता चला जाएगा। सेम यहाँ पर ये घटना होती है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि जो गैस निकली थी वो वापस कैसे आएगी। देखिए, जैसे ही वो गैस क्रोमोस्फेयर में जाती है, हाइड्रोजन क्रोमोस्फेयर में जाती है और वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी कितनी? 2000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर गिर जाता है। जैसे ही वो गैस ठंडी होती है, फिर वो दोबारा लौट कर कैसे आती है? फिर वो दोबारा लौट कर इन्हीं सेल के बीच में से वापस आ जाती है। अब ये कह देना कि इन्हीं सेल के बीच में से वापस आ जाती है, ये तो बड़ी हल्की बात है। ये होता क्यों है? ठीक है, ये पता होना चाहिए ना कि ये जो गैस गई थी यहाँ से निकलकर वो वापस क्यों आई, किस वजह से आई। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो सूरज है यानी जो सन है उसका भाई अपना भी तो ग्रेविटेशन है, और गैस क्या है? पदार्थ है। पदार्थ की 3 अवस्था है ना, गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? किसी भी वस्तु को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, गर्म होती है। अब यहाँ तो जो हाइड्रोजन थी उसका टेम्परेचर क्या था? 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जैसे ही 6000 डिग्री सेल्सियस यानी कोई चीज़ गर्म होती है तो क्या होती है? फैलती है। तो यहाँ से गैस क्या हो गई? दूर चली गई। बट जैसे ही क्रोमोस्फेयर में जाकर ठंडी हुई, 4000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर आया, तो उसी समय क्या हुआ कि जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण था, उस गुरुत्वाकर्षण ने फिर इस गैस को अपने अंदर खींच लिया, हाइड्रोजन को फिर अपने अंदर खींच लिया। ये प्रक्रिया चलती रहती है। क्लियर? समझ में आया कि कैसे गैस अंदर आई? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी है आपको। देखिए, आपको पता है कि जो एनर्जी है वो कहाँ से निकलती है? सेल के बीच से, ठीक है। कहाँ से निकलती है? सेल के बीच से। पूरा गंदा कर दिया मैंने, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से निकलती है? यहाँ से। तो अब जरा समझना, अगर आप यहाँ पे हाथ रखते हैं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा? एनर्जी निकल रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ तो एनर्जी नहीं निकल रही बीच में, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? फिर होगा ज़्यादा। क्लियर? समझ पा रहे हो? यानी जिस सेल से एनर्जी निकल रही है वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो बीच का एरिया है, 2 सेल के बीच का एरिया, वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? यानी 2 सेल के बीच का एरिया है, वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? अब जरा समझना, अगर आप यहाँ हाथ रखते हो, यहाँ पे हाथ रखते हो, तो आपको कैसा लगेगा? गर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ हाथ रखते हो तो यहाँ कैसा लगेगा आपको? ठंडा लगेगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में तो क्या है? कम है। यहाँ रखोगे फिर आपको गर्म लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगता है? आपको ठंडा लगता है। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? कूलर पैच, ठीक है। कूलर पैच। तो कूलर पैच क्या होता है? यानी दो सेल के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? ठंडा होता है। उसी को क्या बोलते हैं? कूलर पैच। अब देखिए, ये तो आपने क्या किया? इसको टच करके देखा। अब जरा समझना, ये है सूर्य, ठीक है। यहाँ से एनर्जी निकल रही है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो जहाँ से एनर्जी ज़्यादा निकल रही है वो क्या दिखाई देगा? वो कैसा दिखाई देगा? चमकीला दिखाई देगा, है ना। यानी वो कैसा दिखाएगा? उसमें क्या होगी? चमक होगी। एनर्जी यहाँ से तो नहीं निकल रही ना, तो यहाँ पे कैसा दिखाई देगा? काला काला दिखाई देगा, ठीक है। अब जरा समझना, अब अगर आप अर्थ पे बैठे हैं, अगर आप अर्थ पे हैं, तो आपको कौन सी चीज़ चमकदार दिखाई देगी? जहाँ से एनर्जी निकल रही है, ठीक है। ये जो काले काला दिखाई देगा, यहाँ से क्या, यहाँ ये काला काला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको यहाँ एनर्जी नहीं निकल रही। एनर्जी कहाँ से निकल रही है? आपके सेल से। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप के जरिए यानी हाई टेक माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं तो हमें अपनी जो सूरज है ना, हमारा जो सन है, उसकी सरफेस पर कुछ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। तो काले धब्बे कुछ और नहीं है,
काले धब्बे वही है, ये जो हमने कहा ना कूलर पैच, ठीक है, जो कूलर पैच है ना यही काले धब्बे हैं, ठीक है। तो इसी को हम अगर हम देखने की दृष्टि से देखते हैं, यानी इसको समझाऊंगा क्यों इसका नाम दूसरा पड़ा है। जब हम इसको पृथ्वी से देखते हैं ना तो यही चीज़ हमें क्या दिखाई देती है, सौर कलंक के रूप में दिखाई देती है, सौर कलंक के रूप में दिखाई देती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको जानने के दो तरीके हो सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप हैं ना, ठीक है, आपकी मदर है, आप अपनी माँ के लिए क्या है, बेटे हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ क्या है, आपकी पत्नी है। तो यानी आपको दो तरीके से या ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस से घर आते हैं, ठीक है, तो अगर आपकी मदर है तो आपको क्या कहेंगी, बेटा आगे, ठीक है। अगर आपका बेटा है तो आप क्या कहेगा, पापा आगे, ठीक है। आप तो एक ही है ना, आप तो एक ही हैं, व्यक्तियों का नज़रिया अलग अलग है। बेटे के लिए आप पापा हैं, माँ के लिए आप बेटे हैं, क्लियर। तो सेम यही है, घटना एक ही है। अगर हम इसको टेम्परेचर के आधार पर देखते हैं, बड़ा ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। अगर हम इसको टेम्परेचर के आधार पर देखते हैं तो हम इसको कूलर पैच कहते हैं। अगर हम पृथ्वी से हम इनको यानी देखने के आधार पर देखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, सौर कलंक यानी सन स्पॉट, क्लियर। तो सन स्पॉट और कूलर पैच बेसिकली दोनों एक हैं। अब एग्जामिनर आपको फंसाएगा कैसे, यानी अगर वो ऑप्शन में दोनों देगा, सौर कलंक और कूलर पैच, ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं ए और बी दोनों होगा, ठीक है। अब यहाँ डिपेंड करता है वो पूछ किस पे रहा है। अगर वो टेम्परेचर के आधार पर पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर के आधार पर जो सूरज पे जो धब्बे दिखाई देते हैं उसको क्या कहेंगे, तो कूलर पैच। अगर पृथ्वी पर देखने के हिसाब से पूछ रहा है तो आप क्या कहेंगे, सनस्पॉट, क्लियर। तो आपने देखा कि घटना एक ही है, अब देखने का नज़रिया अलग है। जैसे आपको देखने का नज़रिया अलग था, सेम यहाँ पे घटना वही है, बस देखने का नज़रिया अलग है। कई बार हम इसको सौर कलंक बोलेंगे, कई बार कूलर पैच बोलेंगे। अब वो क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन की नेचर कैसी है, क्लियर। अब देखना, ये जो सौर कलंक है ना, ये आपके इक्वेटर से लेकर, यानी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या मानेंगे हम, इक्वेटर मान लेते हैं, ठीक है। यानी इस इक्वेटर से लेकर 40 डिग्री तक बनते हैं। जैसे यहाँ से लेकर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, बस यहाँ तक बनेंगे और फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे, वापस आते चले जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ से 40 डिग्री तक जाएंगे, फिर 40 डिग्री से ये सनस्पॉट वापस आ जाएंगे, ठीक है। यानी एक सनस्पॉट यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, यहाँ बना, ठीक है। यानी 5.5 साल, यानी जैसे यहाँ से हम 40 डिग्री ऊपर तक जाएंगे ना तो 5.5 साल लग जाते हैं। 5.5 साल तक यहाँ, फिर 5.5 साल फिर आने में, यानी 11 साल के अंदर 5.5 वर्ष यहाँ से देखिए, यानी ये इसको आप इक्वेटर मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 40 डिग्री तक जाने में 5.5 साल, फिर यहाँ से दोबारा वापस आने में 5.5 साल। तो 5.5 साल जाने में, 5.5 साल आने में कितना हो गया, 11 साल। तो ये जो 11 साल हुए ना, ये जो 11 साल हुए, इसी को क्या बोला जाता है, सौर कलंक चक्कर, ठीक है। तो सौर कलंक चक्कर कुछ नहीं है, जो सनस्पॉट बनते हैं ना, 5.5 साल 40 डिग्री तक जाएगा, फिर 5.5 साल पीछे आएगा, ठीक है। तो इसी कहलाता है सौर कलंक चक्कर, क्लियर है। ये सौर कलंक चक्कर तो पहले से बनते आ रहे हैं, ठीक है, पहले से बनते आ रहे हैं। अब तक जो सौर कलंक चक्कर हैं कुल कितने हो चुके हैं, 23 हो चुके हैं। पर मनुष्य ने जब इसके बारे में, वैज्ञानिकों ने जब इसके बारे में पढ़ा, तब से काउंट किया, क्योंकि सूर्य तो पहले भी था ना, ऐसा तो है नहीं कि अकबर के समय में सूर्य नहीं था, उसके समय भी सूर्य था। तो ये तो 11 साल बाद हर साल सौर चक्कर, 11 साल में एक सौर कलंक चक्कर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो जब मनुष्य ने या वैज्ञानिकों ने इसके बारे में समझा, जाना, पढ़ा, तब से कैलकुलेट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब 23वां सौर कलंक चक्कर बना था, ठीक है, और ये बना था 2015 के अंदर, क्लियर। अब 24वां कब बनेगा ये आप निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि 11 साल बनता है तो 11 जोड़ देंगे तो 2026 के अंदर सौर कलंक चक्कर बनेगा, पूरा होगा, क्लियर। तो ये तो था सौर कलंक चक्कर। एक घटना और होती है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए सूर्य के जो कन्वेक्टिव जोन है, उसकी जो कोशिकाएं हैं, सेल, यहाँ से क्या, सेल से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। सेल से जब एनर्जी निकलती है तो उसके क्रोमोस्फेयर में जाती है, यानी फोटोन क्रोमोस्फेयर में जाता है, फिर उसके बाद क्रोमोस्फेयर से होता हुआ वो आपके ग्रहों तक चला जाता है, क्लियर। और जैसे ही एनर्जी सूर्य से निकलती है तो इन सूर्य के बीच का जो क्षेत्र था, जिसको हम सौर कलंक या सनस्पॉट बोलते हैं, ठीक है, या कूलर पैच, दोनों बता दिया था मैंने किस आधार पर। तो ये जो सनस्पॉट है ना, इसके बीच से क्या होती है, गैसें भी निकलती हैं, और वो गैस जब सूर्य के क्रोमोस्फेयर में जाएगी, यानी सूर्य के वायुमंडल में जाती है, वातावरण में, तो वहाँ जाकर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, एनर्जी तो खड़ी नहीं रहेगी,
मतलब जो फोटान होगा, इसको समझिए, ये तो क्लियर हो गया ना कि जो फोटान होगा इस कोशिका के बीच में से निकलेगा, कोशिका के बीच में से निकलेगा, है ना। फोटान क्या है? एनर्जी का बंडल। और जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ से क्या निकलेगी? गैस। गैस कब निकलेगी? जब एनर्जी निकलेगी साथ साथ। एनर्जी जब निकलेगी ना तो अपने साथ साथ वो गैस को भी लेके चलेगी, ठीक है। तो एनर्जी तो चली जाएगी, वापस नहीं लौट के आएगी, पर गैस तो आएगी ना वापस लौट के। कब आएगी? जब वो क्रोमोस्फेयर में गैस चली जाती है ना, जब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। तो जैसे ही टेम्परेचर उसका ठंडा होता है, तो क्योंकि सूर्य का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, तो अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से सूर्य फिर इस गैस को खींच लेता है और इसी कूलर पैच के जरिए वो क्या जाती है? इस कन्वेक्टिव जोन में दोबारा हाइड्रोजन आ जाती है, ठीक है। अब देखना, समझना इसको। ये सेल है, इस सेल से क्या हुआ? एनर्जी क्या हुई? जनरेट हुई, यानी फोटोन निकला। तो फोटोन निकलता निकलता कहाँ गया? क्रोमोस्फेयर में। ये फोटोन तो रुकने वाला नहीं है ना, तो फोटोन तो चलता चला जाएगा ना, चलता चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। रुकेगी क्या? इनके बीच से जो गैस निकलेगी ना वही रुकेगी यहाँ पे। पर आपको पता है गैस भी यहाँ नहीं रुकेगी, कुछ समय बाद क्या आएगी? वापस आएगी, ठीक है। तो जब गैस भी क्रोमोस्फेयर में से वापस आ जाती है और फोटोन तो क्या होते हैं? आगे चलते रहते हैं। आगे कहाँ जाएंगे? जो नो के नो ग्रह हैं उनको मिलेंगे फोटोन, एनर्जी मिलेगी प्रकाश के रूप में, ठीक है। तो फोटोन तो आगे चलते रहते हैं, पर कुछ समय के लिए जब गैस यहाँ रुक जाती है, पर परमानेंट तो नहीं रुकेगी ना, क्योंकि पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण है, जैसे ही सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण है अपना, जैसे ही ये ठंडी होगी सूर्य फिर इसको खींच लेगा, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि इस जो क्रोमोस्फेयर था ना, एक क्रोमोस्फेयर था, तो एक समय ऐसा आएगा इस क्रोमोस्फेयर में ना तो क्या होगा? फोटोन होगा और ना ही क्या होगी? गैस होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन भी क्या होगी? जब ठंडी होगी वापस आ जाएगी। तो यहाँ का जो बीच का क्षेत्र बचेगा ना, क्रोमोस्फेयर के बीच का क्षेत्र, यानी क्रोमोस्फेयर का जो सूर्य का जो वायुमंडल है क्रोमोस्फेयर है, तो क्रोमोस्फेयर का जो बीच का एरिया बचेगा ना वो बिल्कुल ही हल्का सा हो जाएगा, यानी पे एक लाइट सी होगी, बिल्कुल फेंट लाइट, फीकी लाइट सी हो जाएगी, ठीक है। और इसी फीकी लाइट को, जो ये घटना होती है ना फीकी लाइट वाली, तो यही जो घटना होती है ना फीकी लाइट वाली, यही कहलाती है आपकी कोरोना। तो बेसिकली कोरोना क्या होती है? क्रोमोस्फेयर, सूर्य के क्रोमोस्फेयर में होने वाली एक घटना है, ठीक है। तो कोरोना मतलब कोई नहीं है, ठीक है। सब बंडल, जैसे शादी होती है ना, तो शादी में क्या होता है? लड़की वाले आते हैं, लड़के वाले आते हैं, पर जैसे ही शादी खत्म हो जाती है, बाराती अपने घर, सराती अपने घर, बीच में कौन रह जाता है? कोई भी नहीं रहता, है ना, कोई भी नहीं रहता। बेचारे वो जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, वेटर वगैरह, वो रह जाते हैं। सेम घटना ही होती है। जो एनर्जी का जो फोटोन बना था वो तो चला गया ग्रहों की ओर, और जैसे ही गैस ठंडी हुई वापस सूर्य की ओर आ गई, तो बीच का क्षेत्र तो खाली रह गया ना, फेंट लाइट, फीकी लाइट की तरह रह गया, फेंट लाइट की तरह है। इसी फेंट लाइट को कहते हैं घटना को कोरोना। तो कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना बेसिकली हमारे सूर्य के क्रोमोस्फेयर में होने वाली एक घटना है, ठीक है। ये कैसी होती है सारा समझ में आ जाना चाहिए। तो आई होप आपको सूर्य का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आगे फिर अगली क्लास में कवर करेंगे।